बच्चों, आज हम बात करेंगे बाल कृष्ण शर्मा नवीन की। बाल कृष्ण शर्मा नवीन भी आधुनिक काल के कवि थे और इनका जन्म 8 दिसंबर सन 1897 में मध्य भारत के शाजापुर परगना के मियाना नामक गांव में हुआ था। इन्होंने सिर्फ साहित्य की ही बात नहीं की, बल्कि ये राजनीति और साहित्य दोनों में इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जब ये युवा थे तो राष्ट्रीय स्तर के जो पत्रकार थे, श्री गणेश विद्यार्थी, नाम याद रखिएगा, श्री गणेश विद्यार्थी के संपर्क में ये आए और वहाँ से इनके जीवन की दिशा बदल गई। मैं बात कर रही हूँ बाल कृष्ण शर्मा नवीन की, जो युवा अवस्था में ही श्री गणेश विद्यार्थी पत्रकार जो थे राष्ट्रीय स्तर के, उनके संपर्क में आए और वहाँ से उनके जीवन की दिशा बदली। उस वक्त गांधी जी का भी आह्वान हो रहा था उनकी तरफ से युवाओं को कि वो देश के लिए आगे आएं और देश सेवा का व्रत लें। और गांधी जी की आवाज़ सुनकर ही ये भी आगे बढ़े और इन्होंने साहित्य के साथ साथ राजनीति में, देश सेवा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। उनकी एक कविता जो बहुत ही प्रसिद्ध है वो है कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, ये शीर्षक है कविता की। और इस कविता के कारण बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी काफ़ी प्रसिद्ध हुए। उनकी ये कविता उस दौरान पूरे देश में गुनगुनाई जाने लगी। इन्होंने असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया सन 1921 ईस्वी में, और पहली बार इन्होंने जेल की यात्रा की और भारत की राजनीति में और साहित्य में, इन दोनों ही क्षेत्र में ये नक्षत्र की तरह चमकने लगे। हम आज बात करेंगे कि इनकी कविताओं में 4 जो प्रवृत्तियां थी वो मुख्य प्रवृत्तियां कौन सी थी। इन्होंने जो कुछ भी लिखा है उसकी मुख्य प्रवृत्ति क्या है। मैंने अभी बात की इनकी लिखी एक कविता की जिसका नाम था कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ। और दूसरा जो एक इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रचना इनकी है वो है प्रबंध काव्य उर्मिला। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी थी और बिल्कुल ही ये पात्र उपेक्षित रहा। अभी तक जितने भी रचनाकार ने लिखे अपनी बात, जिन्होंने भी लिखा, उन्होंने राम पर लिखा, कैकेयी पर लिखा, सीता पर लिखा, द्रौपदी पर लिखा, लेकिन उर्मिला के दुख पर किसी ने भी कलम नहीं चलाई थी। पर बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी ने ये महसूस किया कि लक्ष्मण के वन जाने के बाद उर्मिला भी पीड़ा से व्यथित थी, तो उन्होंने उर्मिला पर एक प्रबंध काव्य लिखा। अभी हम फिलहाल बात करेंगे उनके काव्य की प्रवृत्तियों पर। और पहली बात जो है वो है व्यक्तिक रागात्मक है। इनकी कविताओं में व्यक्तिगत भावनाएं मुखरित होती हैं। बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी ने प्रेम की बात भी लिखी, विरह की बात भी लिखी, अपनी प्रिया, अपनी प्रेयसी की यादों की बात भी इन्होंने की। इन्होंने लिखा है कि शाक्त में तुम शक्ति मेरी, भक्त में तुम भक्ति मेरी, नेह योगी में सजन तुम, प्रेममय अनुरक्ति मेरी। ये इन्होंने अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए लिखा है। और इन्होंने कभी कभी अतृप्त हृदय की पीड़ा को भी लिखा है। तो कहीं प्रेम की बातें हैं और कहीं पीड़ा की बातें हैं, दोनों ही बातें इन्होंने अपनी कविताओं में लिखा है। तो आप पहली बात जो आप कह सकते हैं, पहली जो प्रवृत्ति है वो है व्यक्तिगत भावनाएं, व्यक्तिगत राग। दूसरी बात है आध्यात्म चिंतन। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आराध्य, अपने ईश्वर की स्मृति जरूर करता है, उसके चरणों में जरूर सर झुकाता है। नवीन जी ने भी कभी कभी आत्मचिंतन किया है, और जब उनकी पीड़ा उनके नियंत्रण के बाहर जाती है तो ये भी ईश्वर को याद करते हैं। इन्होंने लिखा है कि जैसे अपने तन में मुझको भासित होता है अपनापन, जैसे अपनों को पाकर यह हिम कर उठता है छन छन, वैसे ही मैं देख सकूं इस निखिल विश्व के सब जड़ चेतन, प्रिय त्वम मय कर दो मम तन मन। तो यहाँ पर बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी ने भक्ति और आध्यात्म दोनों की ही बातें की है, संस्कार की बातें की है, और कहीं ना कहीं ईश्वर से अपने रहस्यमयी संबंध की भी बातें उन्होंने कही है। तीसरी बात है राष्ट्रीय चेतना की। जैसा कि मैंने उस पंक्ति का जिक्र किया था कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। हिलोर मतलब होता है लहर। ये युवाओं को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि अब जागो
और ये कवियों को भी कह रहे थे कि कुछ ऐसा लिखो, कुछ ऐसी रचनाएं करो जिससे युवाओं में देश प्रेम की भावना भड़क जाए, एक लहर उधर से आए, एक लहर इधर से आए और एक राष्ट्रीय चेतना जगे। जो देश और समाज की परिस्थिति थी, जो यथार्थ परिस्थिति थी, उसको इंगित करते हुए, उसको दर्शाते हुए उन्होंने ये लिखा है। और इस पंक्ति से पता चलता है कि उनके अंदर देश प्रेम की भावना कितनी गहराई से समाहित थी। चौथी जो प्रवृत्ति है वो है मानवतावाद। एक सीमा तक इन्होंने राष्ट्र की चिंता की, भारत की चिंता की, समाज की चिंता की, पर एक समय जाकर ये मानवतावादी हो जाते हैं। और जब मानवतावादी हो जाते हैं तो पूरे विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, पूरे विश्व के मंगलमय वातावरण की बात करते हैं, पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं। इन्होंने मानव मन की वेदना को समझा है और इन्होंने ये कहा है कि हर मनुष्य का उद्धार होना चाहिए, हर मनुष्य को उसके हिस्से का अधिकार मिलना चाहिए। इन्होंने लिखा है कि जिनके हाथों में हल बख्तर, जिनके हाथों में धन है, जिनके हाथों में हंसिया है, वे भूखे हैं, निर्धन हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इन पंक्तियों से पूरे विश्व के मजदूर वर्ग, पूरे विश्व के किसान वर्ग की चिंता की है, बात की है। साथ ही उन्होंने कहा है एक जगह कि लपक चाटते जूठे पत्ते, जिस दिन देखा मैंने नर को, उस दिन सोचा क्यों न लगा दे आज आग इस दुनिया भर को। तो कहीं ना कहीं इन्होंने गरीबी पर भी चोट किया है, प्रहार किया है कि अगर एक व्यक्ति, एक मनुष्य गरीबी के कारण पत्तल चाट रहा है तो फिर इस पूरे विश्व को आग लगा देनी चाहिए। तो ये उनके मन का आक्रोश है। लेकिन चौथी जो प्रवृत्ति है वो है मानवतावाद, यानी ये एक सीमा से बाहर निकलकर, जहाँ की वो सिर्फ भारत की बात कर रहे थे, समाज की बात कर रहे थे, अब वो विश्व की बात करने लगे। अब पूरे विश्व में जो मानव वर्ग है, जो मानव समुदाय है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, जो परेशान है, उनकी पीड़ा को हल करने की बात करने लगे। तो 4 प्रवृत्तियां हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की। 2 बातें याद रखिए कि इनकी एक कविता कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, ये बहुत प्रसिद्ध हुई, और दूसरी जो प्रबंध काव्य है उर्मिला, वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसके कारण ये जाने जाते हैं। और 4 प्रवृत्तियां हैं, व्यक्तिगत रागात्मक रहे हैं ये। इन्होंने भक्ति की, अध्यात्म की बात भी कही है, इन्होंने मानवतावाद की बात की है, और चौथी बात जो है वो राष्ट्र प्रेम की बात की है। धन्यवाद।